आधुनिक भारत अपनी जड़ों के साथ जुड़ते हुए विकास कर रहा है। हमारे गांव, गली मोहल्लों, शहरों में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इन जड़ों को मजबूत करने के प्रति अपना अतुल्य योगदान दे रहे हैं और आज देश इनके इस योगदान को पहचान भी रहा है और पद्म पुरस्कारों के माध्यम से सम्मान भी कर रहा है। आज के इस अंक में हम आपको बताएंगे कि कसीदाकारी के क्षेत्र में या बुनाई के क्षेत्र में इन क्षेत्रों से जुड़ी ऐसी हस्तियां जिन्होंने जीवन पर्यंत इसी क्षेत्र को समृद्ध भी किया है, अपनी कला संस्कृति को आगे बढ़ाया है और प्राप्त कर रहे हैं ये पद्म पुरस्कार का सम्मान। ये है हमारे पद्म। एक कलाकृति कितना कुछ बयां कर रही है ना, यह है कलमकारी। और कई 100 साल पहले से ही ये कलाएं हमारे देश में रही हैं और आगे बढ़ाई जा रही हैं। कई तो परिवार ऐसे हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी इन्हीं कलाओं को सहेज कर आगे बढ़ा रहे हैं, जैसे गुजरात के अहमदाबाद के भानुभाई चितारा, जो माता नी पछेड़ी को आगे बढ़ाने वाले अपने परिवार की 8वीं पीढ़ी हैं। उनके बेटे 9वीं पीढ़ी भी अब इसे आगे बढ़ा रहे हैं, है ना कमाल की बात। एक नायाब उदाहरण कला को समर्पण के प्रति। खूबसूरत प्राचीन हस्तकला कलमकारी, जिससे जुड़े हैं अहमदाबाद के चुनारा समुदाय के भानुभाई चितारा। 67 वर्षीय भानुभाई लगभग 500 वर्ष पुरानी गुजराती हस्तकला माता नी पचेड़ी को संजोने में कई दशकों से प्रयासरत हैं। चितारा परिवार माता नी पचेड़ी कला पर काम करने वाले कुछ एक परिवारों में से एक है। भानुभाई चितारा के परिवार में कई पीढ़ियों से ये कला की जा रही है। भानुभाई चितारा की 8वीं पीढ़ी है जो इस हस्तकला का अस्तित्व आगे बढ़ा रही है। अब उनके पुत्र भी इस कला में निपुणता हासिल कर चुके हैं। ये कला तो बहुत पुरानी है, वैसे भी आगे हम बढ़ाना चाहते हैं और ये वैसे भी हम तो बढ़ा रहे। लड़के भी अभी हाल में काम कर रहे हैं जो नेचुरल कलर है। अभी तो केमिकल का जमाना चल रहा है, ये कला में बहुत केमिकल ही हो रहा है सब। ये भारतीय हस्तकला गुजरात के इतिहास से जुड़ी है। माता नी पचेड़ी का शाब्दिक अर्थ है माँ देवी के पीछे। कपड़े पर पेंटिंग की ये शैली देवी देवताओं के अलग अलग रूपों और उनकी कहानियां दर्शाती है। ये पीस है माता नी पचेड़ी, ये लगभग 80 साल से पुराना है और ये बनाने में लगभग 8 से 10 दिन लगते थे पहले, जो ब्लॉक से भी बनता है, आधा कलम से भी बनता है। ये लगभग 80 साल पुराना है और ये कलर अभी भी हाल में मौजूद है और फास्ट कलर है। कैमल बना हुआ है, ऊँट, वो हाथ से बना हुआ है कलम से। और ये ब्लॉक है, लगभग 400 साल पुराना है और ये 80 साल से पुराना है और ये अभी भी हाल कलर भी मौजूद है। इस कला को करने वाली गुजरात की वाघरी खानाबदोश जनजातियां होती थीं, जो ग्रामीण समुदायों द्वारा माता के विभिन्न अवतारों की पूजा करने के लिए इसे तैयार करती थी। इस कला में हाथों से पहले महीन चित्रकारी की जाती है, फिर इसमें प्राकृतिक रंग भरे जाते हैं। पापा की उम्र जो अभी 67 इयर्स ओल्ड है, लेकिन अभी भी उनको इस कला के लिए आप बताओ कि अभी पापा ये माता की पछड़ी बनानी है तो तुरंत ही हमको प्रोवाइड करते हैं कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, वो हमको पूरा मार्गदर्शन देते हैं। बहुत खुशी की बात है, भारत सरकार ने अभी आर्ट को बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहन देने का फैसला कर रही है। हमें बहुत खुशी है कि हमारे गुजरात में 2023 के लिए एक पिथौरा पेंटिंग और माता नी पछेड़ी 2 आर्टिजन को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। इसी तरह आर्ट को और आर्टिजन को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित किया जाए ताकि हमारी भारत की धरोहर और संस्कृति और ज्यादा निखार के जिंदा रहे। एक मान्यता के अनुसार इस कला की शुरुआत गुजरात के एक ऐसे समुदाय ने की जिन्हें जातिवाद के कारण मंदिर में जाने से रोका जाता था। उस दौरान वे स्वयं वस्त्र पर ही इस कला के द्वारा देवताओं के चित्र बनाकर पूजा करते थे। माता नी पचेड़ी के माध्यम से देवी माँ
मंदिरों के साथ साथ शहर की गलियों और झुग्गियों तक विराजमान हो गई। हालांकि अब ये भेदभाव समाप्त हो चुका है, लेकिन मातानी पचेड़ी की पूजा की परंपरा आज भी जारी है। गुजराती हस्तकला मातानी पचेड़ी को संजोने के लिए भानुभाई चितारा को पद्मश्री पुरस्कार की हार्दिक बधाई। आइए आपको एक बेहद खूबसूरत चीज दिखाती हूँ। ये है बंगाल का कांथा। कितनी खूबसूरत कलाकृति है ना। जरा सोचिए, छोटे छोटे स्टिच के साथ पुराने कपड़ों को बिल्कुल नया बना देती हैं बंगाल में महिलाएं। कांथा वर्क बहुत ही खूबसूरत आर्ट है, जैसा आप देख सकते हैं। लेकिन अब प्रीतिकाना गोस्वामी जैसी महिलाएं इस प्राचीन कला को महिलाओं को सिखाकर एक तो उन्हें आय का साधन दे रही हैं और दूसरा इस कला को भी सहेज रही हैं, अगली पीढ़ियों तक पहुंचा रही हैं। इसे कहते हैं एक पंथ दो काज। और अपने इस बेहतरीन कार्य के लिए ही तो प्रीतिकाना गोस्वामी को मिल रही है पहचान और पद्मश्री का सम्मान। कांथा कढ़ाई पश्चिम बंगाल की पहचान है। कांथा हस्तकलाकार प्रीतिकाना गोस्वामी 5 दशकों से कांथा कसीदाकारी को आगे बढ़ाने में प्रयासरत हैं। वे ग्रामीण महिलाओं को कांथा कला में प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वावलंबी भी बना रही हैं। कांथा स्टिच 1990 में शुरू किया, तो मैं बहुत पुराना काम करता। वो जो 400-500 बरस पहले में जो होता है, वो जो थ्रेड निकाल के जो बनाता है, तो वो देके बनाया। बहुत अच्छा काम था मेरा। बंगाल में तो बहुत अच्छा काम था। अमेरिका होनोलुलु गया जिस टाइम में 10 बरस था, उस टाइम में मेरे को पिताजी चला गया, तो बहुत तकलीफ में पड़ा। मेरा फ्रेंड वो सिलाई वो करता था, तो मैं उनको देख के मैं सिलाई किया। वेराइटीज एम्ब्रॉयडरी, मारवाड़ी का जो जोड़ी चुमकी, शलमा और बहुत बॉर्डर लगाया, बहुत फ्लावर बनाता है, वो साड़ी में डालता है, वो सब काम मैं सीखा। वो करके मेरा संसार में हेल्प हुआ। वो सीखने के लिए बहुत टाइम लगता है, इतना सूक्ष्म काम है। फर्स्ट टाइम में तो 10-15 ऐसी लड़की को सिखाया, उसको बाद तो और लड़की आता है उनको सिखाता है। तो इतना स्टिच है, वैरायटी स्टिच है, तो वो बनाना सीखने में बहुत टाइम लगता है। वो बैलेंस का काम है। आँख का निशाना बहुत अच्छा होना चाहिए। तो जो लड़की लोग को उनको पेशेंस है, बहुत पेशेंस लगता है, तो जिसको है वो बहुत अच्छा काम करता है। कांथा भारत में कढ़ाई के सबसे पुराने रूपों में से एक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसकी उत्पत्ति पूर्व वैदिक काल में हुई थी। कढ़ाई की शुरुआत का मुख्य उद्देश्य पुरानी सामग्री का पुनः उपयोग करना था। इसमें कलात्मक रूप से सूती या रेशमी कपड़े पर फूल, पक्षी, जानवर आदि आकृतियां बनाने के लिए टांके लगाए जाते हैं। एक वक्त था जब इस कला में पुरानी साड़ियां और धोती के सफेद सूती कपड़े को जोड़कर निचली सतह बनाई जाती थी। अब तो कांथा कढ़ाई में कई तरह के परिधान और नए कपड़ों का इस्तेमाल होने लगा है। कढ़ाई में रंगीन धागों का खूबसूरती से प्रयोग किया जाता है। प्रीतिकाना गोस्वामी को बहुत मुबारक। ये वेस्ट बंगाल का जो कांथा का काम है, ये शायद हजारों साल पुराना है। ये यूज किया जाता था जब कपड़े फट जाते थे और पुरानी साड़ियों को ले के एक दूसरे के ऊपर लेयर करके, ये हाथ का जो रनिंग स्टिच का काम है, इसको ये जो रिवाइवल है और ये रिसाइकलिंग है जो कहते हैं आजकल। और आजकल तो फैशन में बहुत जरूरी है कि हम लोग अपने कपड़े रिसाइकल करें। और ऑल्सो दिस इज गोइंग टू जनरेट सम इनकम फॉर ऑल द पीपल दैट शी इज टीचिंग। सो बहुत बधाई। कांथा कसीदाकारी बहुत महीन काम है। प्रीतिकाना गोस्वामी इस पारंपरिक कला को अधिक से अधिक महिलाओं तक पहुंचाकर इस कला परंपरा को संरक्षित करने के साथ साथ महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बना रही हैं। कांथा साड़ियों के साथ साथ वे टिकोजी,
पर्स आदि उत्पाद भी बना रही हैं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में इन्हें प्रदर्शित कर विश्व भर में इनका प्रचार कर रही हैं। कांथा हस्तकलाकार प्रीतिकाना गोस्वामी को पद्मश्री पुरस्कार के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखा आपने किस तरह प्राचीन कलाएं आधुनिक दौर में महिलाओं को सशक्त भी कर रही हैं, लेकिन इन्हीं कलाओं को मात्र कसीदाकारी के तौर पे नहीं बल्कि किसी अन्य रूप में भी सामने लाया जा सकता है। जी, कौन और कैसे इसे साबित कर रही हैं, मिलवाएंगे आपको इनसे भी, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। आप देखते रहें हमारे पद। सुनिए सुनिए सुनिए, ताऊ चाची बहन भाईजान, हमारे बाबा के पास है हर समस्या का समाधान। बाबा, सूखा, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के नुकसान से सुरक्षित हो मेरे क्षेत्र का हर किसान, कोई है निदान? बाबा, तापमान, गर्मी, नमी, वर्षा जैसे मौसम के बदलाव से पैदावार का होता है नुकसान, कोई कर सकता है इसका भुगतान? बाबा, मेरी गाय, भैंस, बकरियों को कुछ हुआ तो जाएगी मेरी भी जान, मेरा करो कल्याण। AIC से कृषि बीमा। जी हाँ, फसल और कृषि संबंधित हर क्षेत्र में AIC देता है संपूर्ण बीमा समाधान। फसल हो या कृषि संपदा, बीमा सुरक्षा हमारा वादा। भारतीय कृषि बीमा कंपनी। AIC। ये है भुलक्कड़ भास्कर। सॉरी, भास्कर, ढक्कन लगाना भूल गया। भुलक्कड़ भास्कर, तुम्हें कहा था मेरे बेटे को घर ड्रॉप करवाना है और क्लाइंट को ऑफिस लाना है। आप में से किसी को PNB का नंबर पता है? 1800 PNB का नया टोल फ्री नंबर 1800 तुम माँ तो नहीं हो, पर तुमने मुझे नया जीवन दिया है। तुम डॉक्टर तो नहीं हो, पर तुमने मेरे बच्चे को रोगों से बचाया है। तुम टीचर तो नहीं हो, पर तुमने हमारे स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ाई है। तुम सिर्फ नल नहीं, हमारा बेहतर आज और कल हो। प्रधानमंत्री जी के जल जीवन मिशन के साथ आओ बनाएं आत्मनिर्भर भारत। कलात्मकता की कोई सीमा नहीं होती। अगर आपके हाथ में कला है तो आप कितनी तरह के उत्पाद बना सकते हैं, पहनने वाले वस्त्र, परिधान या साजो सज्जा का सामान इत्यादि। लेकिन कभी आपने सोचा कि इस एम्ब्रॉयडरी के माध्यम से आप कपड़ों पर कोई ग्रंथ ही बना डालें? है ना बिल्कुल अलग सी सोच। कुछ ऐसा ही किया है असम की हेमप्रभा चुटिया ने और हासिल किया है पद्मश्री का सम्मान। कहा जाता है कि असम की महिलाएं रेशम पर अपने सपने बुन सकती हैं। देश भर के बुनकर जहां सुंदर डिजाइन, पैटर्न्स और रूपांकनों को कपड़े में बुन रहे हैं, असम के डिब्रूगढ़ जिले के मोरान की रहने वाली हेमप्रभा चुटिया अनोखी कलाकृतियां तैयार कर रही हैं। वे संपूर्ण महत्वपूर्ण ग्रंथों, साहित्यिक रचनाओं को कपड़े पर बुनती हैं। उन्होंने पहले 700 श्लोक वाला संस्कृत में भगवत गीता ग्रंथ तैयार किया। 280 फीट लंबाई और 2 फीट चौड़े कपड़े के टुकड़े पर अंग्रेजी भाषा में भी पूरी भगवत गीता की बुनाई की। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में उन्हें 2 साल से ज्यादा का समय लगा था। मैं एक गरीब परिवार में पैदा हुई थी। मेरे पिता एक शिक्षक थे और हम किसानी भी करते थे। हम 7 भाई बहन थे। 2013 में एक सुबह मुझे महसूस हुआ कि मुझे तात्काल में पवित्र किताबें बुननी चाहिए। हालांकि मुझे लगा कि यह असंभव है। जुलाई 2013 में ये बात कई बार मेरे दिमाग में आई। मैंने पहली बार असमिया में गनोमला बुनी थी। पीएम श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रदान किए गए पद्मश्री पुरस्कार के लिए हम बहुत खुश और आभारी हैं और गर्व महसूस कर रहे हैं और पीएम श्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहती हूँ।
मैंने तात हाल में 4 पवित्र पुस्तकें बुनी हैं और इस प्रक्रिया में ये 5वीं रचना है जिसे सरकार ने एक विरासत के रूप में स्वीकार किया है। मैं चाहती हूँ कि ये कपड़े की किताब किसी संग्रहालय में संरक्षित रहे। जिस काम के लिए मुझे पहचान मिली है, ये तात हाल असम की सांस्कृतिक विरासत है। तात हाल से व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। इससे पहले हेमप्रभा शंकरदेव गुरुमाला के 6 छंद माधवदेव द्वारा 16वीं सदी में असमिया में लिखित नाम घोष नामक वैष्णव ग्रंथ भी बुन चुकी हैं। हेमप्रभा चुटिया अपनी रचनाओं के लिए सूती, रेशमी, ऊनी और बारीक कटे बांस के टुकड़ों सहित विभिन्न कपड़ों का उपयोग करती हैं। बुनाई के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए वे बकुल बॉन अवार्ड, आई कनकलता अवार्ड और राज्य सरकार का हैंडलूम एंड टेक्सटाइल अवार्ड भी प्राप्त कर चुकी हैं। ये जो काम कर रही हैं, जो हमारे ट्रेडिशनल वीविंग के साथ साथ ये जो अक्षर भी जोड़ रही हैं उसके अंदर वीविंग में डाल के, और ज्यादातर ये रिलीजियस होती हैं ये कपड़े ये जो बनते हैं। और ये ट्रेडिशन इंडिया में उड़ीसा के बाद मैंने असम में पहली दफा सुना है कि कोई ये काम कर रहा है। और इसके लिए आपको सिर्फ वीविंग की जरूरत नहीं है, पर आपको मैथमेटिशियन का भी रोल प्ले करना पड़ता है, क्योंकि ये जो यान है ये टाई डाई होती है और उसके बाद ये वीविंग में लगती है। या ये 100 और महिलाएं को ये काम सिखा रहे हैं, तो नॉट ओनली ये बुनाई का काम सिखा रही हैं, पर ऑल्सो इसमें एजुकेशन है। हेमप्रभा चुटिया के विषय में विशेष बात यह है कि उन्होंने कपास और रेशम गमोचा में सुंदर डिजाइन बनाने के लिए मोतियों का इस्तेमाल किया, जो इस क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले सामान्य डिजाइनों से बहुत अलग है। अपने हस्तकला कौशल से कई अन्य ग्रंथों को बनाने का लक्ष्य रखती हैं हेमप्रभा चुटिया। हस्तशिल्प कला के लिए हेमप्रभा चुटिया को पद्मश्री पुरस्कार के लिए हार्दिक बधाई। किसी भी कलाकार को बस एक माध्यम चाहिए होता है, जिसके बाद वो अपनी सोच, अपनी रचनात्मकता उसके माध्यम से प्रस्तुत कर देता है। जैसे लकड़ी पर किया जाने वाला काम, खूबसूरत नक्काशी के साथ कितने खूबसूरत उत्पाद तैयार हो जाते हैं ना लकड़ी के। और कांकेर के अजय मंडावी काफी लंबे समय से लकड़ी की खूबसूरत चीजें तैयार कर रहे हैं, लेकिन अब वो इस कला को जेल के बंदियों को सिखाकर उन्हें भी दिखा रहे हैं आत्मनिर्भरता की राह, स्वावलंबन की राह, स्वाभिमान की राह। काष्ठ कला यानी लकड़ी से खूबसूरत कलाकृतियां तैयार करना। बचपन में खिलौनों के साथ खेलने से लेकर खिलौने बनाने की कोशिश ने अजय मंडावी को काष्ठ कला सिखा दी। इस कला के अभ्यास से अजय इतने पारंगत हो गए कि आज लकड़ी से बनी उनकी कलाकृतियां बरबस ही सबको आकर्षित करती हैं। इस कला के साथ कुछ हटकर करने की ललक के चलते अजय ने जहां एक से बढ़कर एक कृतियां तैयार की, वहीं लकड़ी से शब्दों को तराश कर राष्ट्रगान भी तैयार किया। लेकिन यही नहीं, अजय इस कला को सामाजिक सुधार का माध्यम भी बना रहे हैं। कांकेर जिले में 400 से अधिक नक्सल बंदियों को ये कला सिखाकर वे उन्हें हुनर के जरिए अपना जीवन संवारने की राह दिखा रहे हैं। अजय मंडावी ने नक्सली क्षेत्र के प्रभावित और भटके हुए लोगों को काष्ठ शिल्प कला से जोड़ते हुए क्षेत्र के 350 से ज्यादा लोगों के जीवन में बदलाव लेकर आने के साथ साथ लकड़ी के अद्भुत कला से युवाओं को जोड़ा है। अजय मंडावी की बनाई कलाकृतियां कई स्थानों, सरकारी दफ्तरों की शोभा बढ़ा रही हैं। पिछले 13 साल में एक चीज मैं अनुभव किया कि अगर कोई आदमी क्राइम मिटाना चाहे तो उसके लिए कला से बेहतर और कोई रास्ता नहीं है। कोई आदमी नशे से उबरना चाहे तो कला से बेहतर और कोई रास्ता नहीं। तो कला अपने आप में एक साधना है। छत्तीसगढ़ राज्य का पहला आदिवासी पद्मश्री पुरस्कार है, पहले आदिवासी को मिला हुआ पुरस्कार है। कांकेर स्टेट के इतिहास का पहला पुरस्कार है ये, तो जाहिर सी बात है, इससे संतुष्टि भी है और बेहद खुशी है। 2010 में तत्कालीन कलेक्टर थे निर्मल खाखा साहब,
उनसे मैं एक दिन मिलने गया था तो उन्होंने कहा कि नक्सली बंदी है वहां, 100 लोगों के पीछे मेहनत करना, माने तुम्हारे अगर 100 स्टूडेंट हो गए, उनके पीछे मेहनत करना, उनमें से अगर एक लड़के ने भी गन छोड़ दिया, एक लड़का भी रिहेबिट हो गया, तो मैं मानूंगा कि तुम 100% सक्सेस हो। इतनी मुसीबत में है पूरा ट्राइबल कम्युनिटी के लड़के लोग और ग्रामीण लोग हैं, तो ये लगा कि चलिए कम से कम इन लोगों के भले के लिए मैं जितना कर सकता हूँ, कोशिश ये रही कि वो अपने पास्ट से थोड़ा उबर जाए। काष्ठ कला एक बहुत ही प्राचीन कला है। इतिहास के हर दौर में काष्ठ कला अलग अलग स्वरूप में देखने को मिलती रही है। काष्ठ शिल्प पर बात करने वाले शिल्प शास्त्र में पेड़ों को काटने की रीति, उन्हें सुखाने और उससे शिल्प गढ़ने के विधि विधान आज भी विस्मित करते हैं। अजय मंडावी हैं, उन्होंने जेल के कैदियों को काम सिखा रहे हैं काष्ठ लकड़ी में। ऐसे ही मैं भी अपना काम ये काफ़ी जेलों में अपना अभ्यास करा रहा हूँ। मैं तिहाड़ जेल में 14 साल से कैदियों को ये हस्तशिल्प का अभ्यास करा रहा हूँ। तो हम जैसे जो लोग हैं इस तरफ अगर सोचेंगे करेंगे तो ज़रूर हमारे देश में अच्छे शिल्पी जो हैं पैदा होंगे। अजय मंडावी जी को जो ये पद्म श्री सम्मान भारत सरकार द्वारा दिया जा रहा है, जो इससे सम्मानित किया जा रहा है, ये एक काष्ठ शिल्पियों को और अग्रसर करेगा। इस कला को आज के दौर में अपने प्रयासों से महत्ता प्रदान कर रहे हैं अजय मंडावी। युवाओं के हाथ से बंदूक छुड़ाकर छेनी उठाने के लिए प्रेरित करने जैसे कार्यों के लिए काष्ठ कलाकार अजय मंडावी को पद्म पुरस्कार के लिए हार्दिक बधाई। अलग अलग प्रदेशों की एम्ब्रॉयडरीज हैं ये। इनमें से कुछ हाथ से की जाती हैं तो कुछ बुनाई के साथ, यानी हैंड वोवन। और ये जो अलग अलग तरह की एम्ब्रॉयडरीज हैं, इसमें हर प्रदेश की अपनी खूबसूरती है, अपनी विशेषता भी है। और ऐसे ही एक विशेष बुनाई के साथ की जाने वाली एम्ब्रॉयडरी है बावन बूटी। शायद बहुत से लोगों ने इसका नाम भी नहीं सुना होगा, क्योंकि अब इसके दोबारा पुनर्जीवित किया गया है। और बिहार के नालंदा की विशेष एम्ब्रॉयडरी होती है ये, जिसे कपिल देव प्रसाद पिछले कुछ दशकों से आगे बढ़ा रहे हैं। आज के युवाओं को भी इसके साथ जोड़ रहे हैं ताकि ये फिर से लुप्त ना हो जाए। और अपने इन्हीं प्रयासों के लिए तो पा रहे हैं पद्मश्री का सम्मान। परंपराएं लंबे समय में गढ़ी जाती हैं। ऐसी ही एक विशेष बुनाई कला परंपरा है बावन बूटी। बिहार के नालंदा के कपिल देव प्रसाद करीब 6 दशक से बावन बूटी बुनकरी से जुड़े हैं। उनके दादा शनिचर तांती ने इसकी शुरुआत की थी, फिर पिता हरि तांती ने इस हुनर को आगे बढ़ाया। जब वे 15 साल के थे तब बुनकरी को रोजगार के तौर पर अपना लिया। आज वे 70 वर्ष के हैं। इस बुनकर कला में टसर और सूती कपड़े पर 52 बूटियां बुनी जाती हैं, इसीलिए इसे बावन बूटी कहा जाता है। 55 साल से इस काम में लगे हुए हैं। ऐसे इस गांव के में तो बहुत 500-600 साल भी कह सकते हैं, क्योंकि मेरे दादाजी भी बोलते थे और कि भाई उनके दादाजी भी बनाते थे। इसीलिए इसका खासियत है कि कपड़ा बुनने के साथ साथ हम लोग उसमें छपाई और ये सब नहीं करते हैं, बल्कि उसमें धागा में अलग धागे दूसरे रंग का धागा डाल करके बूटी बनाते हैं। 100 साल पहले का बात बता रहा है हम। उस समय प्लेन कपड़ा तो हर जगह बन जाता था हाथ से, हैंडलूम पर, और उसमें बूटी बना देना एक अच्छा खासियत माने कलाकारी है। यहाँ का पर्दा मशहूर था उपेंद्र महाथी डिजाइन का, तो उसमें उपेंद्र महाथी जी का दिया हुआ गुलाब से हमारे पिताजी चाचा ये सब बनाते थे। उसमें बैल, आदमी, पेड़, चिड़िया ये सब रहता था। उससे राष्ट्रपति भवन में जाता था। जब तक राजेंद्र बाबू रहे राष्ट्रपति तब तक यहीं का बना हुआ पर्दा जाता था बिहार स्टेट हैंडलूम कॉर्पोरेशन के माध्यम से। नालंदा जिले का 52 बिगहा गांव, यहीं से है कपिल देव प्रसाद। ये गांव अपने बावन बूटी वस्त्र शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। माना जाता है कि यहाँ ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस वस्त्र शिल्प कला को बौद्ध काल से भी जोड़ा जाता है।
इन बूटियों में बौद्ध धर्म संस्कृति के प्रतीक चिन्ह जैसे कमल का फूल, बोधि वृक्ष, त्रिशूल आदि को भी उकेरा जाता है। 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति ने ऐसी कई परंपराओं को मिटा दिया, लेकिन इस गांव के बुनकरों ने इसे जीवित रखा, जिसका श्रेय जाता है कपिल देव प्रसाद के परिवार को। आज साड़ियों के अलावा 52 बूटी वाले चादर और पर्दे भी बनाए जाते हैं। इस विधा को अब पद्मश्री के जरिए अलग पहचान मिल गई है। कपिल देव जो बिहार के रहने वाले हैं, बहुत अच्छा कलाकार है और वीविंग उनको इतनी अच्छी आती है। जो ये बनाया है उसने, उसको मिला है, तो हमारे को बहुत खुशी होती है। चलो हमारे भाई को किसी को आगे बढ़े हैं। ऐसे ही मैं कहती हूँ बच्चे हैं जो सीख रहे हैं, उनका भी ऐसे चीज़ों में दिमाग लगाना चाहिए। भी कल को ये बच्चे भी तो आगे बढ़ेंगे, उनको भी मिलना चाहिए। लोग जानने लग गए, नाम से भी बिहार से भी बहुत अच्छा चलेंगे आगे। जैसे कुछ लोग इनको नहीं जानते थे, इस अवार्ड करके लोग काफ़ी जानने लगे। खुद डायरेक्ट लोग वो बिहार में जाके इनके घर जाके चीज़ें लेने लगे। आज कपिल देव प्रसाद ने 52 बूटी के तानों बानों के हुनर को लोगों में बांटकर रोजगार का एक सशक्त माध्यम विकसित कर दिया है। मशीनी कपड़ों के बाजार में अपना स्थान बना रही है ये बुनाई कला। 52 बूटी के वस्त्र शिल्प के लिए कपिल देव प्रसाद को पद्मश्री पुरस्कार की हार्दिक बधाई। धन्य है वो लोग जो किसी एक सोच, किसी एक कला के साथ अपने आप को यूं जोड़ते हैं कि फिर पूरा जीवन ही उसी को समर्पित कर देते हैं। और यही नहीं रुकते, बल्कि वो और भी लोगों के लिए राहें खोलते हैं, उन्हें भी इस कला के साथ जोड़ते हुए एक राह तैयार करते चले जाते हैं। कभी इनको पहचाना तक नहीं जाता था, लेकिन आज इन्हें पहचान मिल रही है पद्म पुरस्कारों के माध्यम से। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन हमारी पद्म की ये श्रृंखला आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।